राजेश अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कई सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते बाजार में गिरावट दिखी, लेकिन गिरावट के बाद क्या आपको लगता है कि अब वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल हो गए हैं, और कौन से सेक्टर्स में आपका नजरिया पॉजिटिव रहेगा वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से? गुड आफ्टरनून आप सभी को। आपने सही कहा कि बहुत तेज गिरावट, करीब करीब अगर मैं सही हूं तो 38-39 दिन से लगातार मार्केट गिरने के बाद शुक्रवार के दिन से हमने एक टर्न अराउंड देखा, और आज भी एक बहुत अच्छा अपसाइड देख रहे हैं। बट जिस तरीके से खुला था वहां पर आके मार्केट एक तरीके से एक जगह फंसा हुआ सा लग रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। और हमारा ये अनुमान है कि ये जो जिस तरह की तेजी हुई है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है, और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी चल रही है। और जब तक 24,420 ये आंकड़ा बहुत अहम है, उसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। 24,420 के अगर ऊपर जाता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, क्योंकि एफआईआई के बहुत शॉर्ट पोजीशन है आपके एफएनओ साइड में, तो वहां एक बड़ी ट्रिगर हो सकती है जो कि बाजार को कहीं भी ले जा सकती है। लेकिन जहां तक आपने वैल्यूएशन की बात करी, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। जहां पहले लगातार ये बातें चल रही थी कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, बहुत ऊपर के लेवल्स पे बाजार चला गया है और वगैरह वगैरह। आज की डेट में अगर आप देखो तो निफ्टी का फॉरवर्ड पी 19 टाइम्स के आसपास चल रहा है, और लॉन्ग टर्म एवरेज जो है 20.4 है। तो कहने का मतलब है कि हम अब बहुत कंफर्टेबल लेवल ऑफ वैल्यूएशन पे आ गए हैं, जहां पे मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी बनती है। आरबीआई की तरफ से लगातार ये बयान आए हैं कि उन्होंने इस वक्त रेट कट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर के लेवल पे है। लेकिन सामने अगर आप देखोगे तो पीयूष गोयल साहब का, निर्मला सीतारमन जी का, सबका ये बयान आया है कि ब्याज दरों में कुछ कटौती होनी चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि दिसंबर के बीच में आरबीआई कुछ करता है या नहीं करता है, या उनकी जो कमेंट्री है वो किस तरीके की होती है, वो एक ट्रिगर हो जाएगा बाजार में। वैल्यूएशन अच्छे हैं जैसे मैंने कहा, और आने वाले दिनों में जब ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी चालू हो जाएगी, उसके बाद हमें लगता है कि वहां से जो सेक्टर अच्छे निकल के आएंगे, जहां हमें नजर रखनी चाहिए, वो एक केमिकल्स का हो सकता है, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हो सकता है, टेक्सटाइल का और डिफेंस का हो सकता है। ये कुछ सेक्टर्स है जो इस वक्त हमारी रडार पे हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ सेक्टर्स जहां पर आपका नज़रिया पॉजिटिव, और हाल में जो गिरावट दिखी है उसके बाद वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रहे हैं, ऐसा राजेश का मानना है। लेकिन स्नेह रहेंगे बिकॉज ये दोनों ही स्पेस ऐसे हैं जो कि पिछले एक महीने में देखे तो ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बने थे, क्योंकि एक्शन इतना बड़ा नहीं दिख रहा था। अब कंजम्पशन की स्टोरी की बात करें तो रूरल और अर्बन डिमांड दोनों देखनी होती है, और ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ही ऑटो स्पेस में हमने ज़्यादा कोई फ्रॉथ नहीं देखी। लेकिन आज के सत्र में दोनों ही स्पेसेस में अच्छा एक्शन, और जेफरीज की इनफैक्ट एक पॉजिटिव रिपोर्ट ऑटो पर भी आई है। आपका फंडामेंटल नज़रिया इन दोनों सेक्टर्स पर क्या होगा? आपने सही कहा कि पिछले 1-1.5 महीने से कोई ऐसी मूवमेंट नहीं दिखी है। उसका मुख्य कारण ये रहा कि दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए वहां पर अगर आप देखेंगे तो खराब तो प्राय सभी सेक्टर्स का परफॉर्मेंस था, लेकिन सबसे ज्यादा खराब अगर किसी सेक्टर का परफॉर्मेंस था तो वो ऑटो और एफएमसीजी था। दोनों में ही हमने वॉल्यूम ड्रॉप देखी थी, इन्वेंट्री की दिक्कतें देखी थी और कई चीजें देखी थी। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये संभावनाएं बनी है कि सेकेंड हाफ में, जो कि फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग एकदम नगण्य थी, सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, जिससे ये उम्मीद बंधी है कि कंजम्पशन वापस से ट्रैक पे आएगा। तो हमें लगता है कि एफएमसीजी और ऑटो, जो इसने अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है, वहां थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। एक एक करके अगर लिया जाए तो ऑटो में हमें लगता है टू व्हीलर में आपको बजाज ऑटो बहुत अच्छी अपसाइड दे सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, जो नए लॉन्चेस लिए गए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने लिए हैं, और आगे भी बहुत एग्रेसिव लॉन्चेस हो रहे हैं। थ्री व्हीलर स्पेस में अच्छी बढ़त बना रहे हैं। इवन ईवी में जो उनका ब्रांड चेतक है वो भी अच्छी तरीके से लिया गया है। और अगर फोर व्हीलर की बात की जाए तो मैं थोड़ा सा लीक से हटके हुंडई के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो एसयूवी स्पेस में एक मार्केट लीडर कही जा सकती है कंपनी। उन्होंने अभी तालेगांव में जिस तरह की डिमांड निकल रही है उसको देखते हुए तालेगांव में जनरल मोटर्स का एक प्लांट लिया है, जहां वो अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और इस वक्त जो हालात बने उनके आईपीओ के बाद, तो कोई खास बढ़त तो हुई नहीं, रेदर आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है।
इस तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में आए थे, जो प्राइस अभी के आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल भर के नजरिए के साथ हुंडई में खरीदारी करता है तो एक अच्छे मुनाफे पे बैठा होगा। ये नजरिया ऑटो सेक्टर पर। इस बीच एक बड़ी खबर आती हुई माहर, हमने वैल्यूएशन की तो बात की, लेकिन इसके अलावा दो और फैक्टर थे जिसका इम्पैक्ट बाजार पर दिखा था। एक है एफआईआई आउटफ्लो जो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा है अर्निंग्स मोमेंटम। दूसरी तिमाही के नतीजे अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी कमज़ोर रहे। इन दोनों फैक्टर्स पर आपका क्या नज़रिया होगा? क्या आपको लगता है कि अब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं तो एफआईआई फिर से एक बार भारतीय बाजारों में खरीदारी करेंगे? देखिए, एफआई इसकी जो एग्जिट हो रही है या 1,55,000 करोड़ की अक्टूबर से लेकर के अभी तक की जो बिकवाली हुई है, एक बड़ा हिस्सा 1,44,000 1,42,000 के आसपास डीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये अपनी जगह तय है, लेकिन एफआई की एग्जिट के कई कारण रहे। चाइना का फैक्टर रहा जो कि अब खत्म हो चुका है। यूएस की ट्रम्प की जीत का फैक्टर रहा, जहाँ की दूसरे एसेट क्लास जैसे बिटकॉइन वगैरह में अच्छी बढ़त देखी, वो भी अब ठंडा पड़ता जा रहा है। लेकिन ये दो चीजें ऐसी है जिससे ऐसा लगता है कि एफआई वापस आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत है ये डॉलर इंडेक्स अपने 52 वीक हाई बना के आया पिछले हफ्ते। यूएस ट्रेजरी 10 ईयर यील्ड अगर आप देखेंगे तो वो भी 4.25 से 4.40 के बीच में घूम रहे हैं कई दिनों से। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार ट्रम्प साहब जब अपनी कार्यभार संभाल लेंगे जनवरी में, उसके बाद हो सकता है कि उनकी जो नई पॉलिसीज वगैरह अनाउंसमेंट होए, तब फिर एफआई के हम आगमन देखें। 1 दिसंबर में सेंटा रैली की उम्मीद बिल्कुल बनी है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से वो पैन आउट होती है। नंबर्स खराब आए थे Q2 के, वो भी एक कारण था इनके निकल जाने का, लेकिन वो इसलिए था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जैसा मैंने कहा, एकदम नगण्य थी। आने वाले दिनों में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में लगता है कि वहां से बढ़त होगी, तो नंबर सुधरते हुए नजर आएंगे। वैल्यूएशन अपनी जगह अच्छे हैं क्योंकि फॉरवर्ड पी अभी भी 19 में ट्रेड कर रही है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं उनके वापस आने की, बट बस एक समय की बात है। और एफआईआई फिर से एक बार भारतीय बाजारों में खरीदारी भी करेंगे। बाजार में तेजी है, लेकिन डिफेंस प्लेस पे आज सारी की सारी डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, और इनफैक्ट खबरें कई सारी थी, और पिछले दिनों ये भी था कि ट्रंप पॉलिसीज जो हैं वो काफ़ी हद तक इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स खोल सकती है। क्विक व्यू दीजिएगा, बस 2 मिनट है बाजार क्लोज होने में। देखिए, हमें खरीदारी के मौके नजर आते हैं, खास करके एचएएल जैसी कंपनियों में, जहां 1,20,000 करोड़ की उनके ऑर्डर बुक है, नतीजे अच्छे आए थे। और एविएशन डिफेंस की अगर सेक्टर की बात की जाए तो एक अग्रणी कंपनी है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड जहाँ अच्छी खासी करेक्शन हो गई है, ऊपर के लेवल से कहा जाए तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास, 40% के आसपास गिर गया है, वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ये दो स्टॉक्स पे इस वक्त हमारी खरीदारी की सलाह है। डिफेंस स्पेस में अच्छा खासा एक्शन, और एक्शन जो है लंबी अवधि के लिए बरकरार रहता हुआ दिख सकता है। लेकिन आज के सत्र ट्रेड्स कौन से होंगे? तो देखिए, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है, वॉल्यूम बढ़ चुके हैं, कुछ रीबैलेंसिंग का भी इफेक्ट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर जियो फाइनेंस को खरीदते हैं तो ये स्टॉक कम से कम 335-340 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे खरीदे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना है वो हम रखेंगे 317 रुपए का। और जो दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है और नजर आ रहा है उसमें है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट है, करेक्ट हो चुका है, और करंट लेवल से यानी कि 129 130 में इसमें एक रिवर्सल पैटर्न भी बना है। अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 145 140 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। हमें यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे स्टॉप लॉस 125 रुपए का। एब्सोल्युटली, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और जियो फाइनेंस वाली 4 कॉल्स बीटीएसटी के तौर पर, और चारों के चार खरीदारी की तरफ आपको मिलते हुए। त्रिवेणी टरबाइन के चार्ट्स को एक बार नीलेश रीड कीजिए, और इनफैक्ट पिछले एक साल में देखेंगे तो करीब 88% के मूव्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली पिछले एक महीने में जो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई, और आज के सत्र में ऑलमोस्ट 15% की तेजी हम देख चुके हैं। टू बी प्रिसाइज 13% के आप मूव, ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट, या फिर अभी भी हम देख रहे हैं इंटैक्ट है तेजी। त्रिवेणी टरबाइन यहाँ से आगे कितना जाएगा? बिल्कुल मानसी, देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, एक सेकुलर अपट्रेंड में रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, और अभी भी
वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टर्न हैबिट ऑफ फॉर्मेशन बन रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी जगह है, ये पर्टिकुलर काउंटर 900 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। करंटली 770 के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 735 735 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने के लिए बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें, क्योंकि ऑलरेडी 13% के उछाल हम आज के सेशन में देख रहे हैं। तो इतने ऊपरी स्तरों पर कोई खरीदारी की सलाह नहीं होगी, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं 850 to 900 की अपसाइड के लिए। जी, क्विक व्यू आपसे हम जान